बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो पार्ट 2 CS 302 के जो हमने पार्ट 1 को स्टार्ट किया था उसी से हम आगे आज फर्दर पार्ट 2 की बात करेंगे। इसके अंदर आपको सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। पहले मैंने आप लोगों को जो है वो ऑब्जेक्टिव करवाया था जिसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके साथ जो है वो शेयर किए गए थे। आज इंशाल्लाह आपको सब्जेक्टिव करवाऊंगा और थोड़ा सा ये मुश्किल सब्जेक्ट है, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कॉन्सेप्ट को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे समझाऊंगा और कुछ टिप्स आपको इन वीडियो बताऊंगा, तो आप लोग उस पर उसको फॉलो करें, उन टिप्स पर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आप बड़े अच्छे नंबर लेके जो है वो निकल जाएंगे। डोंट टेक टेंशन, किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है चूँकि हमारे पास जो 20 होते हैं ना क्वेश्चन, वो MCQs की फॉर्म में होते हैं। ये आगे पार्ट 2 है, चूँकि पार्ट 2 के अंदर आपको मैंने बताया था कि हमने सब्जेक्टिव करना है, तो यहाँ पर 21 से स्टार्ट करने का बेसिक मतलब भी यही है। ठीक है, देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ फंक्शन टेबल ऑफ हाफ एडर फंक्शन। आपने हाफ एडर हेडर जो एडर फंक्शन है उसका आपने फंक्शन टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। अच्छा, सबसे पहले हाफ एडर जो लॉजिक सर्किट होता है या जो हाफ एडर सर्किट होता है, ये क्या होता है बेसिकली? ये ऐसा सर्किट होता है जो कि डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करवाया जाता है फ्रॉम द सम एंड कैरी आउट। ठीक है, अब बूलियन अलजबरा के मुताबिक इसको क्या लिखा जाता है? अच्छा, ये ना थोड़ा सा साइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये वाला जो आपको साइन नजर आ रहा है ना, ये वाला साइन बेसिकली होता है एंड का। ठीक है, ये वाला जो साइन आपको नजर आ रहा है, ये वाला साइन बेसिकली होता है जनाब और का। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझे तो अगर यहाँ पे जीरो यानी यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह गोल टाइप होती शेप हमारे पास और आगे इस तरह लाइन लगी तो इसका मतलब नोट और। ठीक है, ये मैं आपको ना आपके हैंडआउट से एक दफ़ा करवा देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ आ सके। हैंडआउट्स पे देखिए, हैंडआउट्स पे पहला जो सिंबल है ना, ये आपका कौन सा है? ये वाला। ये हमारे पास होता है एंड का, ये होता है और का, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा जो है वो सर्कल आ जाए और उसके बाद लाइन आ जाए तो वो नोट का, यानी नोट का सिंबल लग जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिव गेट्स हैं। ठीक है, इन गेट्स की सिंबल्स को याद रखिएगा। इन गेट्स के सिंपल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, MCQs में भी पूछे जाते हैं, और इस तरह से आपको पता भी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखें, हमने दो फंक्शन इस्तेमाल किए हैं। आपने हाफ एडर का जो सर्किट है उसको बनाना है, तो हाफ एडर का हाफ जो एडर होता है उसका सर्किट कैसे बनता है? यहाँ पे देखें, आपने दो सर्कल लिए, एक का नाम रखा आपने ए और दूसरे का नाम रखा आपने बी। अब यहाँ पे आपने जो है वो और का साइन इस्तेमाल किया और आपने आगे यहाँ पर एंड का साइन इस्तेमाल किया। सिर्फ इसी जो सर्किट है इसको याद कर लें, ये हाफ एडर जो सर्किट है उसका फंक्शन है या उसका सर्किट है। ठीक है, इसको आप एज इट इज बना के दे देंगे इनको, तो इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके आगे जनाब, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन BCD टू डेसिमल डी कोडर एंड बाइनरी 4 to 16 बिट डी कोडर? क्या डिफरेंस होता है बाइनरी कोड डेसिमल में और बाइनरी कोड 4 से 16 बिट डी कोडर में? तो देखें, द ऑपरेशन ऑफ BCD, जो ऑपरेशन होता है BCD टू डेसिमल डी कोडर का, वो ये होता है, वो सेम होता है बाइनरी 4 to 16 डी कोडर में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है हमारे पास के जो बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम है ना, उसके अंदर 10 आउटपुट पिन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 16। यानी कि हमारे पास BCD के अंदर जो है वो 10 आउटपुट्स होंगे 16 के बजाय। ठीक है, और जो 4 से 16 होता है उसके अंदर डेफिनेटली 16 होते हैं, और इनपुट इसके अंदर वैलिड होता है BCD इन नंबर के साथ। सिंपल आपने ये डिफरेंस लिखना है कि जो BCD होता है ये हमारे पास 4 से 16 बिट डी कोडर की तरह ही होता है, लेकिन इतना सा फर्क होता है कि इसके अंदर जो आउटपुट पिन्स होती है ना वो 10 होती हैं 16 के बजाय, जबकि 4 से लेकर 16 बिट डी कोडर के अंदर जो आउटपुट पिन्स होंगी वो 16 होंगी। उसके आगे जनाब देखें, एक्सप्लेन मेजर यूज ऑफ डी कोडर सर्किट्स। आपने डी कोडर सर्किट्स का यूज बताना है कि क्या इसको हम किस तरह यूज करते हैं। तो डी कोडर हैव टू मेजर यूजेस। डी कोडर्स के हमारे पास दो मेन यूजेस हैं। एक होता है पेरिफेरिकल डिवाइसेस। ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं? इनको हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस, लाइक माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन डी कोडर। डी कोडर के दो मकसद हैं। क्या मकसद है? पहला, ये आपको ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, उस समझाए हुए कॉन्सेप्ट को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपने कॉन्सेप्ट में लिखना है। इंशाल्लाह ताला आपको व्यू नंबर दे देगी। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब वो आपको पेरिफेरिकल डिवाइसेस में बता रहा है कि कंप्यूटर्स की इंटरनल भी डिवाइसेस होती हैं और एक्सटर्नल भी डिवाइसेस होती हैं, लाइक हार्ड डिस्क है, DVD रोम है, मॉडेम है, प्रिंटर।
ईच ऑफ दीज डिवाइसेज इज सेलेक्टेड बाय स्पेसिफाइंग डिफरेंट कोड्स। हर कोड को स्पेसिफाई किया जाता है जनाब स्पेसिफाई कोड में। अब वो कह रहा है कि डी कोडर जो है वो सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक अनलॉक सर्किट इज यूज टू यूनिकली सेलेक्ट और डी सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिवाइस। आपको कह रहा है कि आप जो डी कोडर होता है वो हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इसी तरह समझ लें कि हमारे पास एक लॉक है, उस लॉक को खोलने के लिए हम जो है वो डी कोडर का इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के अंदर या अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली जो डी कोडर है वो पेरिफेरिकल डिवाइसेस यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। और एक होता है इंस्ट्रक्शन डी कोडर। इंस्ट्रक्शन डी कोडर का मतलब ये होता है कि हमने किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो है वो डी कोड करना है। लाइक कोई भी मैसेज आया है और उस मैसेज को मुझे नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 0 0 0 0 या 0 1 0 1 2 3 4 6, तो ये मुझे इसको डी कोड करना है। इसको डी कोड करने के लिए मुझे डी कोडर रिक्वायर्ड होगा। तो हमने अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को किसी भी मैसेज को डी कोड करना है तो वहाँ पे हमें डी कोडर की जरूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द फाइल कंप्यूटर प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो बेस्ड होते हैं जनाब इंस्ट्रक्शंस पर। अच्छा जी, विच आर डी कोड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि हमें डी कोड करने पड़ते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर से और इम्प्लीमेंट हम करते हैं दीज इंस्ट्रक्शन कोड्स। ये जो इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं यहाँ पर डी कोडर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। उसके आगे जनाब देखें तो आपको क्या कह रहा है, PALS कम्स इन डिफरेंट कन्फिगरेशन एंड ऑल आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक नंबर आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ दिस नंबर्स। ये जो PALS है ना, इससे मुराद क्या है, पहले हम हैंडआउट्स में इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, मे बी हैंडआउट्स में मिल जाएगा। हैंडआउट्स में देखें 184 के अंदर हमें ये इसका सर्किट भी मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। बेसिकली जो PALS की एब्रीवेशन होती है प्रोग्राम अर्थमेटिक लॉजिक, ये आपको हैंडआउट्स में यहाँ नहीं मिल रही लेकिन मैंने आपको बता दिया। इसके ना मैनी इनपुट्स होते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि PAL हैव अ डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट, मैनी इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स कनेक्टेड थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ एंड गेट्स और ओर गेट। थोड़ा सा ये सब्जेक्ट मुश्किल है, थोड़ा सा रट्टा लगाने वाला सिस्टम है ये वाला, लेकिन याद रखिएगा कि PAL जो है इसके मैनी इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं, जबकि ये जो ये कनेक्ट होता है जनाब लार्ज नंबर के साथ जिसमें एंड गेट्स आते हैं और गेट्स आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपने इसकी कन्फिग्रेशन करके बतानी है और आपने आइडेंटिफाई करना है इसको यूनिक नंबर्स के साथ। तो सबसे पहले देखिए PAL जो है वो कम्स आता है डिफरेंट कन्फिग्रेशन में जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं यूनिक नंबर में। सिंपली इसने यहाँ तक जो है वो आंसर को या क्वेश्चन को कॉपी किया हुआ है। द नंबर बिगन विद द प्रीफिक्स, जो नंबर है वो स्टार्ट होता है प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स क्या होता है, पहले आने वाली चीज़। उसके आगे पाल यानी PAL followed by 2 digits that indicate the number of inputs followed by the letter L active low H एक्टिव हाई। वो कह रहा है जो L है वो एक्टिव लो के साथ ये जो है वो क्या करेगा, इसको इंडिकेट करेगा, स्टार्ट करेगा, और H जो है वो एक्टिव हाई के साथ स्टार्ट करेगा, और अगर P के साथ स्टार्ट करेगा दिस मीन्स के प्रोग्रामेबल पोलैरिटी के साथ जो है वो स्टार्ट करेगा। और ये फॉलो होता है जनाब सिंगल और 2 डिजिट्स के साथ जो कि इंडिकेट करता है नंबर ऑफ आउटपुट्स को। यानी कि जो PAL है इसकी कन्फिग्रेशन ऐसी होती है कि ये इंडिकेट करता है मुख्तलिफ तरह के नंबर्स को, जिसमें L है, L से मुराद के एक्टिव लो, H है, एक्टिव से मुराद के, H से मुराद एक्टिव हाई, और P से मुराद के प्रोग्रामेबल पोलैरिटी। ठीक है, और ये फॉलो किया जाता है सिंगल और 2 डिजिट नंबर के साथ जो कि हम इंटीग्रेट करते हैं। सिंपल इतना जवाब लिख दें, इंशाल्लाह आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। उसके आगे देखें जनाब ABEL, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत दफ़ा आपके पेपर में रिपीट हो चुका है। इसके इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपको बताऊंगा आपके हैंडआउट से जाके। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वन द ABEL एंट्री मेथड यूज लॉजिकल इक्वेशन एक्सप्लेन एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स। आपने ABEL के मुताबिक जो एंट्री मेथड्स है उनको बताना है, आपने 2 को एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं कि ABEL मेथड होता क्या है। इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स या कुछ सिंबल्स होते हैं। ये देखें, इंट्रोडक्शन आपको करवाया जा रहा है ABEL। ये बेसिकली ये डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, हम जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सिंबल्स को पढ़ते हैं। ये उसके सिंबल्स हैं, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं बहुत ज़्यादा। ये जो नोट का सिंबल है ना, इसके अंदर क्या होता है फिक्टोरियल का, ठीक है। एंड का जो है वो एंड का ही रहेगा, और का जो है वो हैशटैग का बन जाएगा, और एक्स और का डॉलर का साइन बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्स और का ना, ये हमेशा आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो नोट का साइन फिक्टोरियल का होगा, एंड का साइन एंड का होगा, और का साइन जो है वो हैशटैग का होगा, जबकि एक्स और का साइन यानी नोट और का साइन जो होगा वो डॉलर का यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे देखें तो आगे आपको क्या बता रहा है, आगे मजीद आपको इसकी जो है वो नोटेशंस बताई जा रही है। जिस तरह ए है ना, अब यहाँ पे देखो आपको कह रहा है कि हम सिंपल कैसे लिखते हैं, यानी बूलियन नोटेशन के अंदर ए को कैसे लिखा जाता है, ए नोट को ए, और उसके ऊपर जो है वो बार लगा दी जाती है जिसका मतलब है नोट ए, ठीक है। और इसी को अगर आपने ABEL नोटेशन के अंदर लिखना है तो हमने यहाँ पे फिक्टोरियल का साइन इस्तेमाल करना है। फिक्टोरियल का साइन अभी हम ऊपर पढ़ के आए, दिस मीन्स नोट। इस तरह अगर आपने A.B
डॉट बी का मतलब पता है ना आपको कि हम डॉट जो है वो एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉट मल्टीप्लाई होता है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसको ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे आपको यही बात बता रहा है कि अगर आपने ए डॉट बी लिखना है तो इसको ए बी एल के अंदर हम ए एंड जो फंक्शन है यानी एंड का जो साइन है इसका इस्तेमाल करते हैं। जो प्लस है ये बेसिकली और के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और को हम ए बी एल के अंदर जो है वो हैश टैग के साथ लिख रहे होते हैं। और लास्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स और का, जिसको हम जो है वो इस तरह सर्कल बना के प्लस का साइन डालते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है बुलियन नोटेशन के अंदर कि ये एक्स और है, और हम इसको डॉलर के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इन ए बी एल ट्री। ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब ये देखें, वो कह रहा है कि इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने ए बी ई एल के अंदर लिखना है। यही कॉन्सेप्ट यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है कि आपने क्या करना है, आपने इस कॉन्सेप्ट को देखें, एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को आपने क्या करना है, इस एग्जांपल को आपने लिखना है किसके अंदर, ए बी एल के अंदर। तो सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे समझा दिया। इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में रखना है। जहाँ पर भी जो डॉट होगा वहाँ पर एंड का फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर किसका फंक्शन, यानी वहाँ पर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसको हैशटैग को, और जहाँ पर नोट का फंक्शन आएगा या जहाँ पर बाल लगी होगी ना तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे किसको, इसको जो हमारे पास फिक्टोरियल का साइन है उसको। अब यहाँ पे देखें ए, अब ए आपने एज इट इज लिखा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझाया जा सके। अच्छा जी, देखें हमारे पास क्या था, ओके, हमारे पास था यहाँ पर ए, तो आपने इस ए को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जहाँ पर कुछ नहीं होता ना वहाँ पे डॉट होता है, यानी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को, तो हमने यहाँ पे एंड का साइन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या था, बी नॉट, यानी बी बार। बी बार का मतलब ये है कि ये नॉट बी है, दिस मीन्स कि एबीएल ट्री में नॉट का साइन तो फिक्टोरियल था, तो हमने यहाँ पे फिक्टोरियल बी लिखना है। तो यहाँ पे देखो आपको फिक्टोरियल बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके आगे सी एज इट इज आ जाएगा, लेकिन सी के से पहले आपने क्या है, जो है वो डॉट का साइन था, तो डॉट में हमने अभी बात की है कि अभी यहाँ पर जो है वो एंड का साइन आएगा, जो कि जो है वो एंड के ऑपरेशन को शो करता है या एंड गेट को शो करता है। अच्छा, उसके आगे प्लस, प्लस हम रिप्रेजेंट करेंगे एबीएल के अंदर हैशटैग के साथ। उसके आगे ए बी सी तीनों नोट के साथ हैं, तो आपने फिक्टोरियल का साइन जो है वो तीनों के साथ रिप्रेजेंट करना है या तीनों के साथ लगाना है कि फिक्टोरियल ए एंड दोबारा से एंड ऑपरेशन को, यानी जो एंड गेट है उसको शो करेगा डॉट को। उसके आगे बी और सी, दोबारा से फिक्टोरियल बी एंड फिक्टोरियल सी। उसके आगे देखें प्लस, प्लस दोबारा किसके साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा, हैशटैग के साथ। उसके आगे देखें ए डॉट बी, दिस मीन्स कि डॉट दोबारा आ गया, यहाँ पर दोबारा एंड का फंक्शन आएगा, तो ए एंड बी लिखा आपने, प्लस आया, प्लस दोबारा आ गया, दिस मीन्स कि हमने यहाँ पे इसको हैशटैग के साइन के साथ जो है वो रिप्लेस कर देना है। उसके बाद बी बार है, दिस मीन्स के नॉट बी, दोबारा यही वाला फंक्शन जो है, या ये जो है ना आपको पहले बताया, ये कॉन्सेप्ट दोबारा इस्तेमाल होगा। उसके आगे दोबारा जो डॉट है उसको आपने इस्तेमाल किया, उसके आगे एंड को हमने इस्तेमाल किया, और आखिर में सेमी कोलन का इस्तेमाल किया। ये आप करें ना करें डेट्स डिपेंड ऑन यू, लेकिन कर लें ये अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके आगे जनाब देखें जो दूसरी इक्वेशन है ए नोट, अब नोट का मतलब दोबारा से फिक्टोरियल ए, फिर प्लस, प्लस का मतलब हमने हैशटैग का साइन इस्तेमाल करना है, फिर दोबारा बी, बी चूँकि अब यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ है, यानी कोई इसके ऊपर बार नहीं है, तो सिर्फ आपने हैशटैग का फंक्शन इस्तेमाल करके या साइन इस्तेमाल करके बी को एज इट इज़ लिखा। आगे सी के ऊपर बार है, जिसमें हमने यहाँ पे इसको दोबारा से फिक्टोरियल के साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। फिक्टोरियल का साइन यहाँ पे आएगा, उसको आगे प्लस था, प्लस को हमने दोबारा रिप्लेस किया हैशटैग के साथ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया ये फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये एबीएल ट्री के रूल्स हैं, इनको फॉलो करना हमारे लिए लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको दो ब्रैकेट का साइन में कुछ भी नहीं मिल रहा, जिसमें यहाँ पे डॉट है, और जहाँ पर भी डॉट आएगा वहाँ पर आप एंड के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आपने एंड का फंक्शन लिखा हुआ है। उसके आगे ए प्लस बी प्लस सी, आपने सिंपल इसको प्लस को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, हैशटैग के साथ, यानी और फंक्शन या और गेट के साथ, तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे और आखिर में आप सेमी कोलन का इस्तेमाल करेंगे। ये वाले पेपर में बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आपसे पूछे जा चुके हैं, और ये वाले पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं, तो होपफुली अब आप इसको याद रखेंगे। मैंने आपको इस तरह से समझाया कि अब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ही रहेगा, इंशाल्लाह निकलेगा नहीं, ठीक है। उसके आगे देखें आपको दोबारा से फंक्शन जो है वो बता रहा है कि आपने ड्रा करना है जनाब फंक्शन टेबल को, जो कि 2 से 4 डी कोडर का होगा। अच्छा, ये जो पहले दो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन पहले दो को देखें, ये ना आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं इनपुट आउटपुट, तो हम आगे जाके बात करेंगे। यहाँ पे देखो 0 0 1 1, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, पहले आप 2 दफ़ा 0 लिख लें, फिर 2 दफ़ा 1 लिखें, उसके आगे 1 दफ़ा 0 लिखें, फिर 1 दफ़ा 1 लिखें, फिर 1 दफ़ा 0 लिखें, और फिर 1 दफ़ा 1 लिखें, और पहले आप 2 दफ़ा 0 लिख लें और 2 दफ़ा 1 लिख लें। ये अमूमन रूल समझा जाता है, या अमूमन हम इसको इस तरह अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, आप इसको याद कर लें। अब आउटपुट देखें इसका क्या होगा, चूंकि ये 2 से 4 डी कोडर है। मैं आपको थोड़ा सा अगर इसका थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट बता दूं पहले हैंडआउट्स में जाके, उसके बाद हम इसको जो है वो प्रॉपर देखेंगे।
तो ये हमारे पास हैंडआउट्स में निकल आया है जनाब। यहाँ पे देखें जो बाइनरी डी कोडर है ना, हमने 2 से 4 डी कोडर की बात करनी है, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन टेबल को। कौन सा फंक्शन टेबल है ये मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये फंक्शन टेबल को यानी ये वाला जो टेबल है इसको रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ ये क्या कह रहा है आपको, ये जो डी कोडर होता है ना बेसिकली ये n से लेके 2n तक डी कोड कर सकता है मुख्तलिफ तरह से वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे देखो आपको कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है मुख्तलिफ तरह के फंक्शन टेबल को, और ये जो फंक्शन टेबल है यही आपको आगे जाके 2 से 4 जो डी कोडर है इसके बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन देता है। मैंने अभी आपको बताया यही वहाँ पे आपको जो पेपर मैंने आपको दिखाना है उसी पेपर में भी यही बना हुआ है। पहले आप हैंडआउट से समझ लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके पेपर से भी समझा दूंगा। ये दो हमने पहले बात कर ली, ये हमारे पास इस तरह लिखे जाएंगे कि 0011। अगर आपने 4 बिट्स लिखनी है ना, यानी 0011 ये 4 बिट्स हैं। अगर आपने 8 बिट्स करनी है तो आप पहले 4 0 लिखें, फिर 4 1 लिखें, फिर आगे 2 0, फिर 2 1। ठीक है, इस तरह आप आगे करते रहेंगे। अब देखें 2 दफ़ा 0, फिर 2 दफ़ा 1, फिर आगे 0 1 0 1, यानी 2 दफ़ा से आपने 1 को कम कर दिया, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब यहाँ पे जो 2 से 4 यानी 2 to 4 डी कोडर है, इसको आपने एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है। अब आप यहाँ लिखें O0 यानी आउटपुट 0, फिर आउटपुट 1, आउटपुट 2 और फिर आउटपुट 3। अब यहाँ पे देखो आपको क्या कह रहा है, अब आपने ना इसमें सीक्वेंस बनाना है, एक ये 1 बाकी सारे 0। ठीक है, उसके आगे ना अब दूसरा 0। अब आपने ना इसका सीक्वेंस कैसे बनाना है, आपने सीक्वेंस इसका ऐसे बनाना है, इस तरह से, इस लाइन में। अब ये वाला अगर आपको देखें तो ये 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है और फिर 1 है, ये इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है ना। अब बाकी देखो आपको ये इस तरह के सीक्वेंस को बनाने के बाद बाकी सारे 1 0 0 हैं। ठीक है, तो बाकी आपने सारे 0 0 लिख देने। देखें यहाँ पे 0 0 फिर 0 0 और फिर 0। अब इस तरह के सीक्वेंस में जो वैल्यूज आएंगी वो सारी 1 होंगी, अदरवाइज सारी 0 होंगी। देखें तो ये हमारे पास बाइनरी डी कोडर का टेबल है जो हम 2 से 4 डी कोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन है। इसमें आपने सीक्वेंस इस तरह याद रखना है कि इस तरह आएगा। कैसे, यहाँ पर आएगा सबसे पहला 1 होगा, फिर दूसरा 1 होगा, फिर तीसरा 1 होगा और फिर चौथा 1 होगा। बाकी सारी वैल्यूज होंगी वो 0 0 0 0 ही कंसिडर की जाएंगी। दिस इज द मेन फंक्शन या मेन टेबल ऑफ 2 to 4 डी कोडर। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको दोबारा आपके पेपर के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो पेपर के ऊपर भी देखें यही फंक्शन और यही तमाम फंक्शनैलिटीज को शो किया गया है। देखिए 1 1 1 और 1 इस तरह आपको यहाँ पे दिया गया। बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो 0 0 0 0 ही कंसिडर की गई हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट या प्रीवियस जो क्वेश्चन समझाया है उसी क्वेश्चन को यहाँ पर उन्होंने दिया गया है। आप इसको क्वेश्चन को आपके पेपर में अगर आता है तो आप एज इट इज़ बना दें, इंशाल्लाह आपको नंबर दे दिए जाएंगे। उसके आगे जनाब एक्सप्लेन करें BCD से बाइनरी डी कोडर में। दोबारा से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया कि आपने क्या करना है, आपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है या आपने एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली व्हाट इज़ द BCD। अब आपको मैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोड डेसिमल। अगर आपने बाइनरी कोड डेसिमल से डेसिमल डी कोडर में जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना है, ये जो ऑपरेशन होता है बाइनरी कोड डेसिमल का, इसके अंदर आपको सेम वैल्यू रहती हैं 4 से 4 डी कोडर यानी 4 to 16 डी कोडर तक। लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस यहाँ पे आता है कि इसके 10 इनपुट है। मैंने आपको मेरे ख्याल में प्रीवियसली भी करवा दिया है। ठीक है, अब आपको दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये 10 इनपुट्स रखता है इंस्टेड ऑफ 16 और इसके जो इनपुट होते हैं वो वैलिड होते हैं BCD नंबर में। बस यहाँ तक कर दें, बाकी आपको लिखने की आगे ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे जो कि याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। उसके आगे देखें जनाब, आपको लंबा क्वेश्चन आ गया या एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। आपने जो है वो 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर को जो है वो सर्किट डायग्राम की मदद से क्रिएट करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये आपको पेन के अंदर जाकर बनाना पड़ेगा। अब कैसे हम बना सकते हैं इसको, ये ना आपके पास प्री डेवलप्ड है, यानी प्री डेवलप से बना दिया है कि इन्होंने हैंड आउट से उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास सर्किट है। अब यहाँ से जो A नज़र आए ना आपको, ये वाली वैल्यू, ये A जो है क्या करता है, ये इनपुट लेता है। ये 2 इनपुट्स हैं और यहाँ से हमने नॉट गेट का जो साइन है वो लगाया हुआ है। ये जो आपको ट्रायंगल की फॉर्म में शक्ल नज़र आ रही है ये नॉट गेट की है। अच्छा, इस सर्किट को या इस सर्किट से वैल्यूज़ को गुजरने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा ना, वो मेरा आउटपुट जो होगा वो इस तरह की फॉर्म में होगा जिसको हम कहेंगे और ऑपरेशन। मैंने अभी आपको बताया था शुरू में एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, ये और गेट का साइन है। तो ये 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसमें भी समझाने वाला कोई काम नहीं है, एज इट इज़ बस आपको याद करना पड़ेगा। और ये इसका ना बेसिक कोड है या बेसिक टेबल है, इसको आप याद करें या ना करें या लिखें ना लिखें, दैट डिपेंड ऑन यू। अच्छा जी, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय ABEL। तो बेसिकली ABEL क्या होता है, इसको अगर हम स्टैंड करें तो ABEL की जो एंग्रोनियम होता है, आप इसकी जगह एब्रीवेशन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ABEL स्टैंड फॉर एडवांस बुलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ये एडवांस बुलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज है जो कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, जिसका काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ तरह के लॉजिक डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देती है यूजिंग PLD
PLD दोबारा से प्रोग्राम लॉजिक डिज़ाइंस के अंदर जो है हमें इम्प्लीमेंट करके दिखाती है ये लैंग्वेज। तो इसको हम कहते हैं ABEL। इसके मुख्तलिफ साइन मैंने आपको बताए थे, वो साइन भी आप इसके अंदर ऐड कर लें। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर यहाँ पे दे दिए जाएंगे। उसके आगे जनाब, वाई प्रेफरेबल टू यूज़ अनदर मेथड देन 5 वेरिएबल के मैप। वो कह रहा है कि हम क्यों प्रेफर करते हैं कि आप अनदर मेथड को इस्तेमाल करें अगर जो के मैप है वो 5 वेरिएबल का होगा। तो के मैप जो है जिसको हम जो है वो कॉर्ना मैप हम इसको कहते हैं। कॉर्ना मैप जो मेथड होता है ये डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि हमें पता है ना कि इसके अंदर 2 जो वेरिएबल्स होते हैं या 2 जो बिट्स होती हैं। मैं आपको आगे जाके आपके हैंडआउट से एक दफ़ा के मैप भी समझा देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि के मैप क्यों प्रेफरेबल नहीं है अगर वैल्यू जो है या वेरिएबल जो है वो 5 बिट्स हो या इससे एक्सीड कर जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इसलिए जो है वो ये प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेथड को एक्सप्लेन करना, और जो के मैप है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो अगर ये एक्सीड करता है 5 से या 4 से, तो आप क्या करें, आप वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के मेथड्स को अप्लाई करें जिसके अंदर जो है वो क्वीन मैक चल्स्की की है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, क्वीन मैक क्लस की अप्रोच करता है सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन को। ये बेस्ड होता है एग्जिस्टिव सर्च पे वेयर ईच मिन टर्म इज कंपेयर्ड विद ईच अदर मिन टर्म इन ऑर्डर टू रिमूव सिंगल वेरिएबल। ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं इसको भी आगे जाके देखते हैं। पहले मैं आपको एक दफ़ा के मैप दिखा दूँ कि बेसिकली के मैप कैसा होता है और के मैप से हम जो है वो कैसे आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखें के मैप इस तरह का के मैप होता है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। इसके अंदर ना आपको ज़्यादातर पेपर के अंदर आती है, आपने पेयरिंग बनानी होती है। पेयरिंग कैसे करते हैं मैं आपको आगे जाके इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये देखें, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये 2 बिट्स हैं, ये A/B/C। ये जो A है और जो B है इसकी मुख्तलिफ बिट्स हैं। कैसे, ये जो A है ना इसकी ये है 0011, तो ये A की वैल्यू है, आगे 0101 ये B की वैल्यू है, और ये जो आपको डिवाइडेड बाय C नज़र आ रहा है C की वैल्यू है 0 और 1। तो इस तरह हमने के मैप को रिप्रेजेंट किया। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीक़ाकार है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं और आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू। और ज़्यादातर पेपर में पेयरिंग आती है, के मैप बनाने के लिए नहीं दिया जाता क्योंकि पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है या लंबा नहीं होता इतना। अब ये इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, दोनों आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, बाकी दूसरा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना पेपर में क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब आपने क्या करना है, आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को लिखते हैं। अब ये बात याद रखें, जब भी हमारे पास ये ABC यानी 3 वेरिएबल होंगे ना, तो इसके कितने सेल्स होंगे या कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो वो बेसिकली 8 होंगी। ये देखें, जो 3 वेरिएबल का के मैप होगा उसके 8 सेल्स कंसीडर किए जाएंगे और इन 8 सेल्स को हम 2 कॉलम के अंदर जो है वो अरेंज करेंगे। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल है। अब ये 4 वेरिएबल होता तो दिस मीन्स कि 2 की वैल्यू आप 4 कर लें तो वहाँ पे 16 जो सेल्स थे वो क्रिएट होने थे। इस तरह अगर आप 5 करेंगे तो वो 32 वेरिएबल्स हो जाने थे। तो 32 से या जब 32 वेरिएबल आने थे या 32 सेल्स आने थे, तो वहाँ पे बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना हमें करना पड़ना था। ना सिर्फ हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना था बल्कि हमने वहाँ पे कंफ्यूज हो जाना था कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू ने आना है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ने जो है वो आना है। तो इसीलिए ये प्रेफरेबल नहीं किया जाता। ये बेसिकली के मैप है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको इसी वीडियो में के मैप एक दफ़ा बनाना भी सिखा दूंगा कि के मैप को किस तरह बनाया जाता है। मैं आपको इसकी पेयरिंग के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। पेयरिंग आपसे पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है। पेयरिंग मैं आपको एक दफ़ा बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको जो है वो मिन टर्म और मैक्स टर्म के हवाले से बताता हूँ कि मिन टर्म और मैक्स टर्म जो है वो क्या होते हैं। पेयरिंग के पे चलते हैं। तो ये टेबल है आपको जो आपको पेयरिंग करने के लिए बताया जाएगा। अब पेयरिंग कैसे होती है इसको ज़रा गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट कर लेंगे, मैंने आपसे कहा कि आपने 1 की पेयरिंग करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, इस तरह और इस तरह यानी क्रॉस की फॉर्म में कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। अगर आप ये करेंगे तो आपका टोटली कॉन्सेप्ट जो है वो रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे ना आप पेयरिंग कैसे हो सकती है, इस तरह होगी 1 के साथ, और किस तरह होगी, यानी कि अगर आपने सिर्फ 2 वेरिएबल को करना है तो इस तरह हो जाएगी। फिर इस तरह हो सकती है, यानी एक को आप 2 दफ़ा कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप इसको, बस ये पेयरिंग होगी। अब हाँ, अगर यहाँ पे 1 होता, फर्ज कर लें यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे भी 1 है, तो आप इसको कैसे पेयर करते हैं, इसको आप जो है ना इस तरह नहीं, इस फॉर्म में कि ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से आप इसको नीचे लेके आते, यानी कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। दिस मीन्स कि ये दोनों आपस में पेयरिंग है या दोनों आपस में पेयर बन रहे हैं। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसकी पेयरिंग हमेशा याद रखिएगा। आगे जाके मैं भी कोई पास पेपर में आई होगी तो मैं आपको वहाँ से भी इंशाल्लाह मजीद कवर करवा दूंगा। ये पेयरिंग आपसे ज़्यादा पेपर के अंदर जो है पूछी जा रही होती है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। उसके बाद मैं आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म का मेन जो फंक्शन है वो भी बता देता हूँ। चलें, लगता है वो भी कर लेते हैं। ओके, ये देखें, द प्रोडक्ट टर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म SOP
स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो होते हैं वो मिन टर्म्स होते हैं, और सम टर्म के अंदर जो है वो POS होगा, तो वो जो है वो मैक्स टर्म्स होगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट MCQ है ये भी। अगर प्रोडक्ट टर्म है और वहाँ पे स्टैंडर्ड SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो वो मिन टर्म्स होंगे, ये बात याद रखिएगा। और जो सम है अगर उसका POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम होगा तो वो मैक्स टर्म होगा। अगर पहले सम है तो वो मिनिमम है, और अगर पहले प्रोडक्ट है तो वो मैक्सिमम है। तो ये दोनों बातों को याद कर लें इंशाल्लाह। इस बात को ना आप इस तरह से भी रट्टा लगा सकते हैं कि सम की जो फंक्शनैलिटी होती है या जो सम की परफॉर्मिंग होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है प्रोडक्ट से, अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। पहले क्या आता है, पहले डिमास यानी डी छोड़ दें क्योंकि डिवाइड तो नहीं है, मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो मैक्सिमम है। फिर मैक्सिमम से आगे आप चलें तो मिनिमम यानी कम आ जाता है, तो सम की जो फंक्शनैलिटी होती है वो कम होती है, तो इसलिए हम इसको मिन टर्म्स भी कहते हैं। ये दोनों बातें याद रखें, आगे जाकर इंशाल्लाह आपको मजीद डिटेल कॉन्सेप्ट इसका दे दूंगा। अब यहाँ पे देखें, आपने जो है वो ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम को, जो कि 2 इनपुट होगी और 8 बिट की मल्टीप्लेक्सर होगी। इसको भी आपने एज इट इज बस जो है वो मल्टीप्लेक्सर को ड्रॉ करना है। इसमें समझाने वालों की काम नहीं, रट्टा लगाने वाली काम है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एज इट इज याद कर लें। रिकमेंडेशन से मुराद ये है कि अगर आपको पेपर में इस तरह की नहीं भी आती ना, लेकिन पेपर में कोई चीज़ स्किप करके नहीं आनी, आपने एज इट इज ये डायग्राम जो मर्जी उसने आपको दी हुई है, अगर मल्टीप्लेक्सर की फॉर्म में डायग्राम बनानी आपको आती है, यानी कि पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आप इसी चीज़ को बना लें। बेशक सही है गलत है, लेकिन पेपर में किसी चीज़ को स्किप करके नहीं आना, पेपर में किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं आना। इसको एज इट इज़ याद कर लें। ये आपको दिखाने का बड़ा या इसको जो है वो जूम आउट करने का मकसद यही था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस वीडियो से, ताकि आप जो है उसको याद कर सकें। इसको याद कर लें, बाकी नीचे वाली एज इट इज़ सेम है। ये समझाने वाला का काम नहीं है, आपने इसको एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा आपको इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूज ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर्स, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में पूछा जा चुका है। डीमल्टीप्लेक्सर का आपने यूज बताना है। तो डीमल्टीप्लेक्सर जो है ये कनेक्ट करते हैं सिंगल सोर्स को मल्टीपल डेस्टिनेशन के साथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इटसेल्फ एमसीक्यूज बार बार बताने का मकसद है कि आप लोगों को इस काबिल कर दिया जाए कि आप पेपर में किसी भी चीज़ को स्किप करके ना आए। जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है बेसिकली ये कनेक्ट करवाता है सिंगल सोर्स को मल्टीपल डेस्टिनेशन के साथ। वन यूज ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, इसका एक यूज तो ये है कि जो आउटपुट है ALU का, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सर्किट्स का, जो आउटपुट है वो क्या होता है, स्टोर करवा दिया जाता है मल्टीपल रजिस्टर्स में और सिंगल यूनिट में या स्टोरेज यूनिट में। अच्छा, इससे मुराद होती है कि जिस तरह आप कह लें कि A+B+C+D, तो ये आपके पास चार क्या हो रहे हैं, इनपुट्स आ रहे हैं। अब आप इनका जो जवाब होगा वो सिर्फ ये बता देंगे कि अगर A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू भी 2 है, C की वैल्यू भी 2 है, D की वैल्यू भी 2 है। आप सिंपल मुझे इसका जवाब बता देंगे 8 यानी 8, तो ये आपको एक डीमल्टीप्लेक्सर का फायदा है। अच्छा, उसके आगे दूसरा इसका क्या यूज है, डेटा इनपुट ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। जो डेटा हम इनपुट को एंटर करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर में, वो कन्वर्ट करवाता है या इसको कनेक्ट करवा देता है आउटपुट के साथ ALU में। ईच आउटपुट ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर इज कनेक्टेड टू ईच ऑफ द मल्टीपल रजिस्टर, यानी हर जो आउटपुट है डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करवा दिया जाता है मल्टीपल रजिस्टर्स के साथ। और बाद में हमें जो भी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, अगर आप CS101 के कॉन्सेप्ट को याद करें या अगर आप CS201 के कॉन्सेप्ट को याद करें, तो हमने ये बात की थी कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट्स के अंदर जो है वो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवीजन के और मॉड के। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो डिवीजन है ना, वो हर रजिस्टर के साथ कनेक्टेड हो जाता है, और वहाँ पे जो भी हम कंप्यूटर को काम देते हैं लाइक प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मॉड ले लो, परसेंटेज का साइन मालूम कर लो, तो विद इन अ सेकंड हमें जो है वो उसका आंसर मिल जाता है। ये भी डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू ही काम हो रहा होता है। उसके आगे सेकंड यूज है वो डीमल्टीप्लेक्सर का, वो ये है कि ये आपको रिकंस्ट्रक्शन करवा देता है। रिकंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि पैरेलल डेटा को इनकमिंग सीरियल डेटा स्ट्रीम के अंदर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करवा देता है, और सीरियल जो डेटा अराइव होते हैं डेटा इनपुट पे डीमल्टीप्लेक्सर के, वो फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। सिंपल यहाँ तक लिख लें, बस काफ़ी है। दोबारा सुन लें, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ ये है कि ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीमल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट करवा देता है मल्टीपल रजिस्टर्स के साथ, मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं हमारे पास इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सेकंड जो यूज़ है डीमल्टीप्लेक्सर का, वो ये है कि हम पैरेलल बिट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इनकम सीरियल डेटा स्ट्रीम के अंदर या इनकम सीरियल डेटा स्ट्रीम के साथ। तीसरा पेपर देखें जनाब, डिफाइन सिक्वेंशनल सर्किट। सिक्वेंशनल सर्किट क्या होता है, तो डेटा सर्किट दैट जनरेट अ न्यू आउटपुट ऑन द बेसिस सम प्रीवियस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एंड द न्यू आउटपुट आर नोन एज सिक्वेंशनल सर्किट। जो भी डेटा पड़ा होता है ना प्रीवियस वैल्यूज का, और अगर उससे एक नया आउटपुट जनरेट कर दिया जाए तो उसको कहते हैं ये सिक्वेंशियल सर्किट है। इसको आप इस तरह समझ लें। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन इसने दी हुई है, पहले वो सुन लें, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जो डिजिटल सर्किट्स है, अगर वो मेमोरी को इस्तेमाल करता है अपने एलिमेंट्स को अपने ऑपरेशन के लिए, तो वो सिक्वेंशियल सर्किट है। ये आप इस तरह समझ लें कि पहले मेरे पास डेटा था A+B, ठीक है।
अब ये डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, इसकी वैल्यू पहले थी 2 + 1, लेकिन बाद में वाली वैल्यू चेंज कर दी। अभी इसका ऑलरेडी जवाब पड़ा हुआ था मेमोरी के अंदर 3, मैंने बाद में वैल्यू चेंज कर दी कि 2 + 2। अब मेरे पास यहाँ पे नया जवाब आ गया, यानी प्रीवियस डेटा से मैंने जो है एक नया आउटपुट जनरेट कर लिया 4। तो इसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंशियल सर्किट है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, यानी नेक्स्ट पेपर का 22 क्वेश्चन कि हाउ अ सर्किट विद मल्टीपल आउटपुट इज शोज इन अ ट्रुथ टेबल। कैसे हम सर्किट को जो है वो मल्टीपल आउटपुट के साथ ट्रुथ टेबल के अंदर शो कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि सर्किट हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स, सर्किट के मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल फंक्शन टेबल्स के अंदर, और हर जो आउटपुट होता है सिंगल फंक्शन टेबल का वो मल्टीपल आउटपुट कॉलम रखता है, यानी हर जो आउटपुट होगा उसके अलग अलग कॉलम बना दिए जाएंगे मल्टीपल ट्रुथ टेबल के अंदर या ट्रुथ टेबल के अंदर, ताकि हमें बाद में किसी भी आउटपुट को रिकॉग्नाइज करने में किसी तरह का भी जो है कोई भी एरर या कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना जो है वो ना करना पड़े। आगे आपको एग्जांपल दे रहा है बाइनरी कोड डेसिमल 7 सेगमेंट कोड सर्किट की। ये एग्जांपल याद रखिए कि मल्टीपल आउटपुट्स के अंदर लिखनी है आपने, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद जनाब डी कोडर जो है वो इज यूज्ड एज डी मल्टीप्लेक्सर। हाउ, कैसे डी कोडर जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा फंक्शन होता है या एक ऐसी फंक्शनैलिटी वाला हमें सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम मुख्तलिफ तरह के फंक्शन को, मुख्तलिफ तरह की इंस्ट्रक्शन को डी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू डी मल्टीप्लाई कर लेते हैं या हम इसको डी कोड कर लेते हैं। अब डी मल्टीप्लेक्सर ये अवेलेबल होता है डी कोडर के अंदर, और ये क्या करता है, ये कॉन्फ़िगर करता है मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस को डी मल्टीप्लेक्सर में, और ये डी कोडर भी कहलाता है। आप इसका जवाब इस तरह से भी दे सकते हैं, मैंने MS वर्ड में इसका जवाब ऑलरेडी आपके लिए टाइप किया हुआ है कि कैसे डी कोडर जो है ये डी मल्टीप्लेक्सर कहलाता है। तो जो एक डी कोडर होता है ना उसके इनेबल होता है, यानी कि एक डी कोडर जो है वो इनेबल करता है इनपुट्स को, और ये क्या हो सकता है, कैन फंक्शन एज अ डी मल्टीप्लेक्सर, यानी हम इसको डी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डी मल्टीप्लेक्सर के फंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि अ डी मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट, जो डी मल्टीप्लेक्सर है बेसिकली ऐसा सर्किट है जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को ऑन सिंगल लाइन की मदद से एंड ट्रांसमिट करता है दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को ऑन वन ऑफ द 2 एंड पॉसिबल आउटपुट लाइंस, यानी सिंगल इनपुट है और 2 से ज्यादा आउटपुट लाइंस हैं। तो ये डी मल्टीप्लेक्सर हो गया, क्योंकि डी मल्टीप्लेक्सर का काम यही होता है ना कि आप एक इनपुट लेते हैं और आपको ये मल्टीपल आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो इसीलिए हम इसको जो है वो डी कोडर को डी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू भी इस्तेमाल जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपके लिए बहुत आसान वर्डिंग में लिख लिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ से भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूवमेंट करते हैं। ट्राई स्टेट बफर, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बनाने के लिए बार बार आया हुआ था प्रीवियस दफ़ा, यानी प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर। तो ये देखें क्या है, ट्राई जो स्टेट बफर होता है ना ये इस तरह का है, सिंपल आपने इसको याद ही करना है। ये ना नोट का साइन इस्तेमाल करता है, आगे भी नोट का साइन है और इसके 2 इनपुट हैं, एक ये वाली लाइन इनपुट है और ये भी इनपुट है। तो ये आपने एज इट इज बस इसको याद कर लेना है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, डायग्राम आपको एज इट इज जो है वो याद ही करनी पड़ेगी। इस तरह के हाफ एडर फंक्शन दोबारा रिपीटेड है। हाफ एडर का फंक्शन कैसा होता है, ग्राफ आपने बनाना है, ये इस तरह का हाफ एडर फंक्शन होता है। सिंपल में अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो सिंपल आप बॉक्स बनाएंगे पेंट के अंदर, और सिंपल आपने ना इसको लाइन के साथ कनेक्ट करना है। ये इनपुट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये 2 इनपुट हैं और ये 2 इसके आउटपुट हैं। कैसे कि जहाँ से इनपुट आएगा वहाँ से, यानी ये वाला पहला इनपुट आ रहा है तो एक यहीं से निकलेगा, यानी आउटपुट यहाँ से जो है वो रिट्राइव करेगा, और दूसरा थोड़ा सा नीचे से, और आप यहाँ पे सी आउट लिख दें, सी आउट से मतलब कि ये आउटपुट है। तो सिंपल ये आपके पास जो है वो हाफ एडर फंक्शन है, और आप यहाँ पे नाम दे दें ए या यहाँ बाहर नाम दे दें डैश डिपेंड ऑन यू, चूँकि इन्होंने अंदर दिया हुआ है, मैं भी अंदर लिख रहा हूँ, आप बाहर लिखेंगे यानी ए भी यहाँ लिखेंगे तो कोई भी फिर भी मसला जो है वो जनरेट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्रा आपने करना है जनाब नॉर गेट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी बड़ा आसान है। SR यानी सेट रेस्ट के मुताबिक आपने जो है इसको ड्रॉ करना है। सिंपल ये हम जो है वो एन और का मतलब होता है नॉट और गेट। तो ये ना आपने इसके वो याद रखने जो ट्रुथ टेबल है, ये भी आपसे पेपर में जो बड़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं और बड़ी दफ़ा आ भी सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसके चांस हैं और बड़ी दफ़ा आए हुए भी हैं। तो सिंपल ही इसका फंक्शन है या सिंपल ही उसका ऑपरेटर है, यहाँ पे देखिए। तो सिंपल ये जो है वो एन और गेट की डायग्राम है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा पेपर में, अगर आपके आती है तो आपने एज इट इज़ इसको जो है वो क्रिएट करके बतानी है। उसके आगे जनाब लास्ट क्वेश्चन देखें, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें सॉरी, कि 2 बिट कंपैरेटर क्या होता है। 2 बिट कंपैरेटर या 2 बिट कंपैरेटर क्या होता है कि ये ऐसे कंपैरेटर्स होते हैं या कंपैरेटर होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं 2 बिट नंबर्स को। जिस तरह ए और बी है ना, कंपैरेटर का मतलब कि ये कंपेयर से निकला है। अगर हमें 2 बिट नंबर को कंपेयर करना है या 2 बिट्स को कंपेयर करना है तो वहाँ पर आपको 2 बिट कंपैरेटर का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करें एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है लेकिन मैं आपको 3 यहाँ पे बताऊँगा। जिस तरह देखें ए इक्वल्स टू
बी। आपने यहाँ पे कंपेयर किया कि ए जो है वो बी के बराबर है, इस तरह आप कहें ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है, बड़ा है। इस तरह ए इज़ लेस देन बी, ए जो है वो लेस देन है बी से। तो यहाँ पे देखिए तीनों कंपैरेटर ऑपरेटर्स हैं, यानी तीनों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस्तेमाल किया मुख्तलिफ तरह के कंपैरेटर्स को या मुख्तलिफ तरह के कंपैरेटर्स को, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, ये बताया है कि ये भी आपको ये एग्जाम्पल बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीन आउटपुट हैं जो आपको बता रहा है कि ए बड़ा होगा, ए छोटा होगा, या ए जो है वो बराबर होगा बी के। अच्छा, उसके आगे देखें, एक्सप्लेन PLDS, दोबारा वही कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन। ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर डिजिटल डिवाइसेस आ जाती हैं, डिजिटल सर्किट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ये बता रहा है कि रिप्लेस हम कर सकते हैं इसको लॉजिकल गेट्स के साथ और MSI चिप्स के साथ। ये बेसिकली एक एडवांस सर्किट चिप्स है जिसका हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके अंदर एंड गेट शामिल है और गेट जो है वो शामिल है, जो कि मिलकर PLD सिस्टम को जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन के कंपैरेटर्स ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर ए इक्वल टू बी। क्या ए इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर द आउटपुट ए इक्वल टू बी इज सेट टू 1, यानी जो ये ना आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर सिंपल दिया हुआ है पेज नंबर 109 के अंदर, इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी फंक्शंस को भी बाकी भी पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। द आउटपुट, जो आउटपुट है ए जो है अगर बराबर का, दिस मीन्स कि इट इज सेट टू 1 व्हेन इनपुट कंबाइन आर, कि कब कब ये जो है वो कंबाइन किया जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। अगर ए जो है वो बी के बराबर होगा तो वहाँ पर कब कब हमारे पास ये कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 0 0 0, फिर 0 1 0 1 1 0 1 0 और 1 1 और 1 1। ये बेसिकली आपको आउटपुट दिया गया है। मैं अगर आपको ये बना के दिखाऊँ या मैं अगर आपको ये सर्च कर दूँ एक दफ़ा आपके हैंडआउट्स में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इस तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको बता रहा था मैं, इनको ना आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसको रट्टा लगा लें, याद कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये वाले वो फंक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपसे तीनों जो है वो आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसमें देखो, अगर आपको 3 4 वैल्यूज 4 5 वैल्यू याद हो जाती हैं तो डैट्स डिपेंड ऑन यू। ये आपको कंडीशन दे दी जाएगी और आपने ये वाले जो नंबर्स होंगे ना इनको लिखना होगा। जिस तरह भी आपको ए इक्वल टू बी की कंडीशन दी गई है ना, और आपने इन नंबर्स को लिखना था, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ए जो है, यदि ये वाली कंडीशन दी जाए कि ए जो है वो लेस देन है बी से और ये इट इज़ सेट टू 1, तो इसका इनपुट कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके इनपुट कॉम्बिनेशन जो है वो यही हो सकते हैं। ये एक ट्रुथ टेबल है जिसकी मदद से हम जो है उसके कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो निकालते हैं। पेज नंबर 109 के ऊपर ये अवेलेबल है हैंडआउट्स के, तो आपने इसको इस तरह से याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये वो फंक्शन है या ये वो टेबल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे निकाले जाते हैं। चूँकि वीडियो का ड्यूरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इससे मज़ीद ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। बहरहाल ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके साथ करंटली पेपर जो है उसका शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।